मोदी सरकार बेटियों को प्रोत्साहित कर रही है, चाहे छोटे कस्बे हों या गांव। बेटियां आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, अपने सपने को साकार करें और जीवन में अवसर मिलने पर समाज की सेवा भी करें। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी लेकर हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के हजपुरा गांव में, जहां एक होनहार बेटी प्राची, जो रूस की ठंडी वादियों में अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर रही है। रूस में 2 साल की कठिन मेडिकल पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राची ने हमें अपने अनुभवों और चुनौतियों की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि रूस की पढ़ाई और भारत की पढ़ाई में कैसे अंतर है और विदेश में रहते हुए उन्हें किन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए उसकी एक झलक। नमस्कार, मैं हूं संज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं अकबरपुर चेतना न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी है जो हजारों किलोमीटर दूर बसे रूस में अपने डॉक्टर बनने के सपने को जी रही है। चलिए हम उससे बातचीत करते हैं और उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका अकबरपुर चेतना पे बहुत बहुत स्वागत है। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, रूस में हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगी। धन्यवाद। मेरा नाम प्राची है, मैं मेडिकल की छात्रा हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जबलपुर अम्बेडकर नगर से हुई है और फिलहाल मैं नेशनल पहले तो मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, 2 साल मैंने तैयारी की थी। उसके बाद कुछ ना परिस्थिति से होने के कारण मैंने परीक्षा में एडमिशन लिया। मैंने 25 मेडिकल यूनिवर्सिटी छात्रा हूँ और सेकेंड ईयर कम्प्लीट करके थर्ड ईयर में जा रही हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत को छोड़कर रूस को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो रूस का महत्व के कारण मेरा भारत में प्रशिक्षण लिया हुआ और रूस को चुनने का एकमात्र कारण ये भी रहा कि रूस से भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और इसका फ़ायदा रूस में रह रहे बच्चों को मिलता है। वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं क्योंकि जिस देश से आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं उस देश में जाने के बाद आपको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और रूस से भारत से संबंध अच्छे होने के कारण हमें तमाम फ़ायदे मिलते हैं और तमाम तरीके की तकलीफ़ों से हम बच जाते हैं। आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, तमाम तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। इन सब से भारतीयों पर किसी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी भी तरीके से कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको इस तरीके से चेक नहीं किया जाता है। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है और आप किसी के साथ आए हुए हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी जाती है। अगर आप कभी चेकिंग में सामने आ जाते हैं या आते जाते हैं उन्होंने आपको चेक कर लिया तो भारतीय पासपोर्ट देख करके वो आपको आसानी से आगे जा देते हैं। तो किसी इस प्रकार की तकलीफ में हमें नहीं फंसना होता है कि तमाम तरीके के चेकिंग से गुजरना पड़े या तमाम तरीके की प्रोसीजर से जाना पड़े, ताकि हमें आए दिन अगर इन चीज़ों से गुजरेंगे तो समय बहुत नष्ट होगा। इसलिए रशिया में सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हमारे संबंध उनसे अच्छे हैं और इस कारण हमें तमाम फायदे। इसी बीच में आपसे एक सवाल और ये जानना चाहूंगी कि भारत से रूस की पढ़ाई कैसे अलग है? भारत और रूस की पढ़ाई लगभग माने तो सेम ही है क्योंकि हमारे जो करिकुलम यहाँ पे चल रहे होते हैं वहीं सेम वहाँ पे चल रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि हम यहाँ पे इंडियन ऑथर्स को ज़्यादा अहमियत दे पाते हैं कि हम क्योंकि हमें समझने में आसानी रहती है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को। और वहाँ पे जो होता है वो हमें इंटरनेशनल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो जिस तरीके की लाइन या जिस तरीके के कंसेप्ट उन्हें चाहिए होता है उस तरीके के कंसेप्ट आप नहीं दे पाएंगे। और अगर और तरीके से देखा जाए तो हमें मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छी बात जो रशिया की ये है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं जो प्रैक्टिस करते रहते हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने नहीं दिया जाता है। यदि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि वहाँ पे लैटिन पे फोकस किया जाता है। लैटिन अपने आप में एक भाषा है और पूरी मेडिकल साइंस लैटिन होती है इसमें। तो वो पूरा उनका एक क्लास लगता है जिसमें आपको जाकर के लैटिन पढ़ना पड़ता है, लैटिन समझना पड़ता है क्योंकि जब आपको लैटिन समझ में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट आपके वैसे ही क्लियर होते हैं। लेकिन वहाँ का ये फ़ायदा होता है कि हमें लैटिन समझ में आता है। लैटिन समझ में आने के कारण तमाम इंटरनेशनल बुक्स जो होती हैं वो पढ़ने में हमारे लिए आसान हो जाती है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो आप भारत आकर के यहाँ सेवा देना चाहेंगी या रूस में रह के वहीं पे प्रैक्टिस करना चाहेंगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ लाइन में देती हूँ कि अपने माँ बाप और अपने परिवार से अलग रहना ये सबसे बड़ा कष्ट होता है जीवन का। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कष्ट किसी बच्चे को ना मिले और बड़ा मुश्किल होता है रहना। तो इस बारे में तो सोचना हमारे लिए बहुत अलग चीज होगी क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं। हमें बाबा दादी चाचा चाची मम्मी पापा सबके बीच में रहना, तो अलग रहना, अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो बच्चा वहां जाता है ना, वहां के
मतलब सारी इन्वायरमेंट को देख करके लगता है कि हमने अब अपने कंट्री चलना है और वहीं पे जाकर के अपने आप को स्टैब्लिश तो मतलब आपके इस सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भारत से जाएंगे और अपने देश में सेवा देनी चाहेंगे। एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगी कि दोनों देशों के बीच में जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं, तो आपकी पढ़ाई में भाषा कितनी चुनौती बना? देखिए, पढ़ाई में तो भाषा कभी चुनौती नहीं बना, क्योंकि उन्होंने हमें शुरू से लेकर के आज तक अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया है और हम यहाँ से अंग्रेजी सीख करके जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी वी नो दैट इंग्लिश तो अंग्रेजी हमें आती थी। वहाँ पे जाकर के भाषा का सबसे जो कठिन दौर रहा वो ये रहा कि यदि आप कहीं जाते हैं, किसी सामान सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो बिना भाषा के, क्योंकि वहाँ के लोग ना बड़े मतलब अपने आप को लेकर के मतलब उनको कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी भाषा नहीं छोड़ेंगे, बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के होते हैं कि ये मेरी लैंग्वेज है, इसके लिए मतलब मैं आपकी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ लैंग्वेज को, या मैं आपके हिसाब से नहीं ढल सकता हूँ। आप मेरे देश में आए हो तो आप मेरी परंपराओं को सीखो, मेरी भाषा को जानो। तो ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो आए दिन आपको वीज़ा ऑफिस जाना हुआ या किसी तरीके का जैसे पुलिस चेकअप होता है वहाँ से और मेडिकल चेकअप वगैरह करवाना होता है, फिंगर प्रिंटिंग करवानी होती है। तो भाषा का सबसे ज़्यादा कठिन दौर वही होता है कि जब आप जाते हो और आपको मोबाइल लेकर के ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है, तो आप अपनी समस्या नहीं बता पाते हो और अगला आपको समझा नहीं पाता है कि आपको इस समस्या का समाधान होगा। तो ये सबसे कठिन नहीं होता है। और इसके बाद तो अभी हमको भाषा सिखाई जा रही है, हमारी प्रॉपर क्लास में है, तो धीरे धीरे हम भाषा सीख भी रहे हैं। अब तो पहले से बहुत आसान हो गया है। जो स्टूडेंट भारत से जाकर के रूस से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाने से पहले पूरी चीज़ों को सही तरीके से चेक करके जाए, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि जिसके थ्रू आप गए हुए हैं और से एक लार्ज अमाउंट दिया हुआ है जिसका वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, क्योंकि उनका बहुत मिनिमम अमाउंट में सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसके थ्रू गए हुए हैं या कोई होता है जिसके थ्रू आपके गार्जियन भेजते हैं ट्रस्ट करके, तो थोड़ा सा उसको संभाल के जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको तमाम चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल छोड़ देंगे, उसके बाद तमाम पेपर वर्क, तमाम चेकअप्स आपको खुद कराने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के जाइए और अपने आप को अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट कहीं पे मेंटेन करके जाइए और ये सोच करके जाइए कि जिसके थ्रू आप जा रहे हैं जो भी है वो आपको वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाला है, आपको अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, खुद मजबूती के साथ सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैंने आपको बताया मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरा पूरा परिवार बहुत ऐसे मतलब काम करती हूँ, बहुत गर्व के साथ हम लोग देखते हैं। तो मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लाडली तो दादी और मामा की रही हूँ, मम्मी पापा से भी ज़्यादा। तो अगर ये पूछेंगे तो ज़रूर कहूँगी कि दादी और बाबा को देख करके बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र में भी वो लोग किस तरीके से अपने काम को, अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। तो हमारा पूरा परिवार, हम तो क्या हमारा पूरा परिवार उन्हीं को देख करके प्रेरणा देता है, क्योंकि दोनों लोग इस अवस्था में होने के बाद भी हम उनके लिए कहीं ना कहीं ताकत बन जाते हैं और ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। चलिए, हम जो हर स्टूडेंट से या हर किसी से एक सवाल जानना चाहते हैं, संस्कृति, हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, तो हम रूस और भारत की संस्कृति के बारे में भी जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि भारत और रूस की संस्कृति में आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है और सबसे ज़्यादा खास क्या है? देखिए, वहाँ पर बहुत ही कम त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके अपने ऑलमोस्ट कोई त्यौहार नहीं होते हैं, बस वो अपना ये जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त मनाया जाता है, उनके यहाँ विक्ट्री डे मनाया जाता है और एक दो त्यौहार और होते हैं जैसे लेबर्स डे होता है, वुमेंस डे होता है, इसके अलावा वो ज़्यादा त्यौहार मनाने में अच्छा नहीं करते हैं। तो उनके यहाँ हम लोग विक्ट्री डे में करीब 2 साल से मना रहे हैं, तो दोनों साल हम लोगों को विक्ट्री डे में पार्टिसिपेट किया गया। तो हमने ये देखा है कि उनका जो उनके देश के प्रति या उनका जो उनकी मतलब देश के कानून के प्रति जो भरोसा है वो अभी हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं कि बस उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है, अगर उन्होंने कहीं पे एक्सीडेंट कर दिया है या उनसे गलती से हो गया है तो वहाँ से भागेंगे नहीं, वो डायरेक्ट कॉल करके पुलिस को बुलाएंगे और जो भी चीज़ें होंगी वही क्लियर करेंगे। तो मतलब वो बहुत अपने नेशन को लेकर के, अपने यहाँ की सिविलाइजेशन को लेकर के बहुत ऐसे ठोस हैं कि उन्हें पता है कि उनके यहाँ का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा चल रहा है और उन्हें ऐसा, उनको पर्सनली ऐसा लगता है कि उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, उनकी कंट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में इन सारी चीज़ों में भाग नहीं लेना चाहते। वो बस चाहते हैं कि जो उनके देश में चीज़ें हैं
बस वो उतना सहेज के रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया भाषा के बारे में, तो आपकी भाषा सुनने को नहीं तैयार होते। हम लोग में कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ त्यौहार होता है तो हम मतलब सूट वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का परिवेश वही है कि हम लोग ने सूट पहन रखा है, तो किसी भी त्यौहार पर सूट वगैरह पहन लेते हैं। तो वो हमें ऐसे इस तरीके से देखते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि हम अपने देश की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जब भी वो हमसे बात करते हैं तो हमें लगता है कि मतलब कितना प्राउड फील होता है कि कोई हमको देख करके ये कह रहा है कि आप अपने देश को इस तरीके से सहेज के रख रही हैं। तो चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे भाषा हो, जब वो हमें देखते हैं कि हम अपने कंट्री को लेकर के मतलब अपनी कंट्री के कपड़े को या अपनी कंट्री की लैंग्वेज को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो वो बड़े मतलब सम्मान के साथ हमें देखते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। बाकी तो वो त्योहारों में बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं कि बड़े आपके एक्सपीरियंस से आपको वहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? रिस्पॉन्सिबल, बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ के लोग। अगर उन्हें आपने कहा है कि शार्प 7 o'clock उनकी क्लास है, तो एक मेडिकल प्रोफेसर जो वहाँ पे करीब 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी पाता होता है, वो 60 बजे वहाँ आकर के 6:30 बजे आपको रूम के अंदर मिलेगा। अब आपकी ड्यूटी है कि आप 6:45 तक सारे पहुँच गए, तो वो 6:45 पे क्लास शुरू कर देगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 7 बजे से उसको सैलरी देते हैं। तो बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अपने टाइम भी बड़े पक्के होते हैं। और अगर आप उनको हमने देखा है कि वहाँ के बच्चे भी ऐसे होते हैं कि अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इस रूम को साफ़ करना है, तो वो तब तक इस रूम को साफ़ करेंगे जब तक उनको खुद को ये संतुष्टि नहीं मिल रही कि ये रूम साफ हो गया। तो ये वहाँ से ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और MBBS में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मुझे एनाटॉमी अच्छा लगता है अभी तो, क्योंकि सच बताऊँ तो जब हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो जब भी उनको ये सारी चीज़ें करते हुए देखती थी तो बड़ी उत्सुकता होती थी कि आखिर किस तरीके से शरीर के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमें नीट में समझ में आती थी, पर जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ये लगता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही है, एग्जैक्टली ऐसे हो रही है। तो उसको पढ़ करके बहुत मतलब अपने आप को एक्टिव भी फील करते हैं और मन भी लगता है। और MBBS की पढ़ाई के अलावा आपका क्या पैशन है, क्या चीज़ें पसंद है, क्या करना पसंद करती हैं आप? MBBS की पढ़ाई के अलावा तो फिलहाल बस यही चल रहा है कि किसी तरीके से अभी फिलहाल यहाँ का FNG भी क्लियर करना है। और इसके बाद अगर सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से सारी चीज़ें सेटअप कर ले गए, PG वगैरह करने का मन है, तो अगर सारी चीज़ें हम सेटअप कर ले गए तो अपने जीवन काल में एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं। और एक ऐसी लाइब्रेरी जिसको लोग याद रखें कि किसी किताबों की कमी ना हो, कभी आप पढ़ना चाहते हो तो सुकून से आकर पढ़ सकें। ये मेरा अपना सपना है। और इसको अगर उसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं जो आपको करना हॉबीज़ तो आपको पता है कि सारी छूट गई हैं, क्योंकि 8 से 8 हम क्लास करते हैं और इसके बाद समय नहीं बचता है, क्योंकि विदेश में रहने के बाद आपको कोई खाना बनाने वाला नहीं मिलता है या फिर आपको कोई कपड़े धोने वाला नहीं मिलता है। तो आप 8 से 8 घंटे की क्लास करके आते हैं, जिसमें हॉस्पिटल ड्यूटीज़ भी होती है। उसके बाद आने के बाद आप में ये क्षमता नहीं होती है कि आप किसी भी हॉबी या किसी भी पैशन को समय दे सकें। तो सारी हॉबीज़, सारे पैशन यही छूट गए हैं। और अगर फिर सारी चीज़ें जब सेटल होंगी तो फिर सोचा जाएगा कि हॉबीज़ बनाई जाए, पैशन बनाए जाए। फिलहाल तो बस एक ही पैशन है कि किसी तरीके से सारी चीज़ें जहाँ पे रह सेटअप कर दी जाए, ताकि माँ बाप या परिवार मेरा ये सुकून से जिस तरीके का उन्होंने हमें इन्वायरमेंट दिया है बाहर भेजा है, तो वो सुकून से ही कह सके कि हाँ अपने बच्चे को बाहर भेजा था, मेरा बच्चा यहाँ पे रह करके सब कुछ सेटअप कर दिया। फिलहाल बस यही पैशन है, यही हॉबी है। हमारे देश में बच्चियों को, बेटियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि पढ़ें, आगे बढ़ें। तो आप एक युवा हैं, आप ऐसे युवा बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, लड़कियों को जब भी कोई माँ बाप या कोई भी बाहर भेजता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों के ऊपर अपने घर के परिवार और संस्कारों की। तो फिलहाल मैं बस इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने घर का सम्मान बना के रखें, ताकि और लड़कियों को मौका मिल सके, ताकि लोग आपका एग्जाम्पल सेट कर सकें कि हाँ इस तरीके से आप बन के आओ। बस ये इतना होता है कि अगर आप अपने आप को मेंटेन करके रखोगी तो आपके आस पड़ोस के लोग बोलेंगे कि मतलब अगले अब उनका बच्चा इस तरीके से गया और आ गया तो अगले को भी मौका मिलेगा। तो बस परिवार का मान सम्मान और संस्कार बनाए रखें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारत चल रहा है उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हर लड़की अपने आत्मनिर्भर हो जाएगी। तो बस ये एक छोटा सा संदेश ये रहेगा कि अपने आप को और अपने संस्कार को बना के रखिए, ताकि आपके कारण किसी और की मिलती हुई अपॉर्चुनिटी ना छीनी जाए। होनहार बेटी प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बाबा दादी और अपने माता पिता को दिया।
और दिखाया कि लगन और संस्कार किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। प्राची की कहानी सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस माता पिता और हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को बड़ा बनाना चाहती हैं। देश की मिट्टी में जन्मी लेकिन रूस में पढ़ाई करने वाली प्राची अपने व्यवहार में भारतीय संस्कारों को लेकर चलती है। उन्होंने हमें बताया कि विदेश में कठिनाइयां कितनी भी हों, यदि हौसला और धैर्य साथ हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और यही सीख हर माता पिता को दे सकती है कि अपनी बेटियों को पढ़ाई और अवसर देने में कभी पीछे न हटें। भारत की मिट्टी और रूस की पढ़ाई, प्राची ने दोनों को जोड़ा और अपनी मेहनत और संस्कार से अपने सपने को साकार कर रही है। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। हमारे युवा और हमारी बेटियां भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। हमारी यही शुभकामना है कि उनकी लगन, उनका धैर्य और हौसला उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। देश के छोटे कस्बे और गांवों की बेटियां प्राची से सीखें और अपने सपने की उड़ान को भरें।